आप लोगों को उत्तर में पढ़ना है ना। उत्तर में कहाँ का वर्णन है? अलकापुरी का वर्णन है। पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को अपना दूत बनाता है। दूत बना करके उसको पूरे मार्ग का परिचय देता है कि आप जाओगे यहाँ पर ये नदी पड़ेगी, पहले मार्ग में पहला स्थान कौन सा पड़ेगा ना। रामगिरी पर्वत से जब वह जाता है तो आमकोट पर्वत पड़ता है ना, और वगैरह वगैरह अनेक पर्वतें नदियाँ उनके मार्ग में होते हुए मेघ जाता है। मेघ को अलकापुरी तक उनको पहुंचाना होता है। उत्तर मेघ में पूरे श्लोक में यक्ष ने अपने अलकापुरी के वैभव का वर्णन किया है और यक्षिणी का वर्णन किया है। तो मेघदूत, संपूर्ण मेघदूत में कौन सा छंद है जानते हैं आप लोग? संपूर्ण मेघदूत किस छंद में निबद्ध है? मंदाक्रांता में। कालिदास ने अपने संपूर्ण मेघदूत को सिर्फ एक छंद में लिखा है। वह छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। अब मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? लक्षण आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। जब तक बेटा लक्षण नहीं जानोगे आप लोग, तब तक आप लोग कैसे श्लोक का वाचन करोगे, श्लोक कैसे पढ़ोगे? अब यहाँ देखिए, आप लोगों को मंदाक्रांता का लक्षण देखिए, ये दूसरा श्लोक है ना, देखिए यहाँ है मंदाक्रांता का लक्षण। ठीक है, चलिए कहिए। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ न तौता गुरुचे। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ न तौता गुरुचे। आप लोग गाइए। हाँ चलिए गाइए। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ न तौता गुरुचे। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ न तौता गुरुचे। अब श्लोक कहिए, आइए इधर उत्तर में। विद्योद्वन्तं ललित वनिता, सेन्द्रचापं सचित्रा, संगीताय प्रहत मुरजा, स्निग्ध गंभीर घोषम्, आन्तस्तोयं मणिमय भुवस्तु, तुङ्गमभ्रंलिहाग्रा, प्रासादास्त्वं तुलयितुमलं, यत्र तैस्तैर्विशेषैः। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ न तौता गुरुचे। ठीक, अब आप लोग वाचन कीजिए तो।
विद्युदन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रथमरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गं मभलिहाग्राः प्रसादस्त्वां तुलयितुं मलं यत्र तैस्त्रैर्शेषैः। चलिए देखिए, विद्युन्मन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताय प्रहतमुरजा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभृङ्लिहाग्रा प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्त्रैर्विशेषः। यहाँ पे यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, आप के अंदर जो जो गुण हैं, आपके अंदर जो विशेषताएं हैं, जितनी भी विशेषताएं आपके अंदर हैं, जितनी भी आपके अंदर गुण हैं, जैसे आपके अंदर जल है, आप बिजली नामक स्त्री को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, आप ऊंचे हैं, आप गगन को चूमने वाले हैं, तो आपके उन गुणों को समानता देने वाले, प्रत्येक समानता से युक्त वहाँ अलकापुरी नगर में हर एक चीज आपको मिल जाएंगी। जैसे आप ऊंचे हैं तो वहाँ अलकापुरी नगर के जो अट्टालिकाएं हैं, जो महल हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, वह गगनचुंबी हैं, गगन को स्पर्श करने वाली। इतनी ऊंची ऊंची वहाँ की अट्टालिकाएं हैं, इतनी ऊंची ऊंची वहाँ के महल हैं कि वह मानो ऐसा लगता है कि गगन को चूम रही हैं, गगन को स्पर्श कर रही हैं। और आपके अंदर जल है तो वहाँ के महल के जो फर्श हैं वह ऐसे मानो लग रहे हैं कि वहाँ के फर्श में ऐसे मणि जड़ित फर्श हैं कि वहाँ लगता है कि इनके अंदर क्या है, जल ही जल है। वहाँ के फर्श में क्या है, जल ही जल है। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा ना, जहाँ पे दुर्योधन गिरता है, जब द्रौपदी हंसती हैं, दुर्योधन गिरता है तो द्रौपदी हंसती है ना, उसका मजाक उड़ाती हैं वहीं पे ना, जहाँ पे लगता है, उसको लगता है कि यहाँ तो जल है, लेकिन वहाँ जल नहीं रहता है, वहाँ फर्श रहता है। और जहाँ लगता है वहाँ वो पहले देखता है कि यहाँ जल है, लेकिन वहाँ जल नहीं रहता है, वहाँ फर्श रहता है। उसके आगे अगले भवन में जाता है, अगले प्रकोष्ठ में जाता है, तो उसको लगता है कि यहाँ जल है, लेकिन उसको वही होता है कि हो सकता है मेरा भ्रम हो, वहाँ भी लग रहा था कि ये जल है, तो हमें मतलब वहाँ फर्श था, तो यहाँ भी फर्श ही है, तो वह उसी पे जाता है, लेकिन वहाँ जल रहता है, वो गिर जाता है ना, ऐसा वो अनुभव होता है। तो वही वह कह रहा है, यक्ष कह रहा है कि हमारे अलका नगरी में ऐसे ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी महल हैं, आप ऊंचे हो तो आपको समानता देने वाले ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी महल हैं, और आप में जल भरा हुआ है जो कि एकदम पारदर्शित होता है, ऐसा जल भरा हुआ है। तो हमारे अलकापुरी में भी ऐसे फर्श हैं, उन ऊंचे ऊंचे महलों के फर्श ऐसे हैं मानो हमेशा उसमें जल ही जल दिखाई देता है। ठीक, आपकी समानता देने
लायक वहाँ पे हर वैभव है, हर एक ऐश्वर्य वैभव वहाँ पे विद्यमान है। और आप में बिजली नामक तड़ित है, तड़ित नामक बिजली है या बिजली नामक स्त्री है। आपने बिजली नामक स्त्री को अपने अंदर समाहित करके रखा है। तो वहाँ की स्त्रियाँ, जो अलकापुरी की स्त्रियाँ हैं, इतनी सुंदर हैं कि आपकी जो बिजली नामक आपकी पत्नी है उनको भी क्या कर देने वाली हैं, फीकी कर देने वाली हैं। मतलब वहाँ अलकापुरी की स्त्रियाँ इतनी सुंदर हैं, उनके कमर इतने पतले हैं और उनके मतलब इतनी सुंदर सुंदर वहाँ की स्त्रियाँ हैं कि आपकी जो बिजली चमकती है तो आपकी शोभा बढ़ती है। उनको भी मात देने वाली अलकापुरी में स्त्रियाँ हैं। ललित वनिता, ललित मतलब स्त्रियाँ होती हैं, ललित मतलब स्त्रियाँ, कमनीय स्त्रियाँ होती हैं। मतलब वहाँ भी के मतलब जहाँ अलकापुरी की स्त्रियाँ हो उनकी जो अवस्था है वह 16 वर्ष 18 वर्ष की स्त्रियाँ हैं और इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि आपकी पत्नी का समानता देने वाली वहाँ की औरतें हैं। और कह रहे हैं कि सेंद्र चापम, आप चाप से युक्त हैं। चाप मतलब स इंद्र चापम, इंद्र मतलब इंद्र देवता का, चाप क्या है, धनुष है ना। तो उनके धनुष में कितने रंग हैं, 7 रंग है ना। तो वहीं एक कह रहा है कि आप 7 सतरंगी धनुष से युक्त हैं। तो वहाँ अलकापुरी के महल के द्वारों पर ऐसे ऐसे चित्र हैं, रंग बिरंगे चित्र बनाए गए हैं, चित्र लटकाए गए हैं, चित्र टांगे गए हैं कि आपके अंदर जो सतरंगी धनुष है उसकी समानता देने वाले वहाँ के चित्र, रंग बिरंगे चित्र हैं। ठीक, वहाँ के दीवारों पर टंगे हुए रंग बिरंगे चित्र हैं। आप सतरंगी धनुष से युक्त हैं तो वहाँ के दीवारें रंग बिरंगे चित्रों से युक्त हैं। सचित्रा, चित्र से युक्त हैं। संगीताय, आपके अंदर अगर आप बादल गरजता है कि नहीं, गरजता है ना, घड़ गरजता है ना, जब तो वही कह रहे हैं कि आपके अंदर घड़घड़ाहट भरी आवाज है। तो वहाँ अलकापुरी में मृदंग नगाड़ों की घड़घड़ाहट बजती है। वहाँ जो अलकापुरी थी तो वहीं के नज़दीक तो हिमालय पर्वत है, अलकापुरी के नज़दीक ही हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पे ही शिव जी विराजमान है। तो वहाँ सुबह शाम उनके आरती के समय नगाड़े बजते हैं कि नहीं बजते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो आपके अंदर अगर गड़गड़ाहट भरी आवाज़ है तो वहाँ के जो अलकापुरी का नगर है वहाँ पे ढोल नगाड़े की आवाज़, सुबह शाम नगाड़े की आवाज़ आपकी समानता करने लायक है, आपकी समानता करते हैं। करें प्रहत मूर्जा, वहीं प्रहत मूर्जा मतलब ढोल नगाड़े। स्निग्ध गंभीर घोषम, वही स्निग्ध गंभीर घोषम, आपके अंदर अगर आवाज़ है तो वहाँ के ढोल नगाड़ों की आवाज़ जो है, गंभीर आवाज़ है, वह आपकी समानता करती है। अंतस्तोयम, तोय मतलब जल, आप अपने अंदर जल को धारण किए हुए हैं। तो मणिमय भुवन, वहाँ के जो फर्श हैं वह मणियों से युक्त हैं। क्या है, मणियों से युक्त है। और कह रहे हैं तुंगम अभ्रलिहाग्रा, आप ऊंचे हो, आप ऊंचे आकाश को छू करके जाते हो, गगन को चूमते हुए जाते हो। तो वहाँ की जो तुंग अभ्रलिहाग्रा, लीह मतलब चाटना होता है, ये चाटने के अर्थ में लीह धातु होती है कि नहीं होती है ना। वहीं लिहाग्रा, आग्रा मतलब कि गगनचुंबी अट्टालिकाएँ, जो वहाँ की गगनचुंबी अट्टालिकाएँ हैं वह आपको ऊंचे, आप गगन को चूमते हैं तो वहाँ की जो अट्टालिकाएँ हैं, जो ऊंचे ऊंचे महल है वह गगनचुंबी हैं, वो भी गगन को स्पर्श करने वाली हैं, वह गगन को स्पर्श करने वाली, इसलिए वह आपकी समानता करने लायक है, आपकी समानता करती हैं। प्रासादास त्वाम, त्वाम मतलब तुमको, त्वाम किसका बोध करा रहा है, त्वाम से किसका बोध हो रहा है, बादल का, मेघ का, त्वाम मेघ का।
क्योंकि यक्ष कह रहा है तो यक्ष त्वाम मेघ को कह रहा है, वही कह रहा है कि आपके तही तही मतलब उन उन विशेषताओं से युक्त आपको वहाँ पर तुलयितुम अलम मतलब पर्याप्त है, अलम मतलब पर्याप्त है, तुलयितुम मतलब तुलना करने में, समानता करने में, वहाँ के प्रत्येक चीज आपके समानता करने में समर्थ है। समझ में आ गया? समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जो सचित्रा है इसमें चित्र के साथ है जो वह बहुव्रीहि समास है। ठीक, देखिए हिंदी पढ़िए। हिंदी में है जहाँ अलकापुरी में सुंदर स्त्रियों वाला अलकापुरी है, चित्रों से युक्त है अलकापुरी, संगीत के लिए मृदंग बजाए गए हैं, मणि जटित फर्शों वाले हैं, गगनचुंबी शिखरों वाले भवन हैं, बिजली धारण करने वाले हैं। बिजली धारण करने वाले कौन है? मेघ है। ठीक, यह ऊपर का विशेषता यहाँ तक किसका है? अलकापुरी का विशेषता है। अब इसके आगे मेघ की विशेषता है। मेघ बिजली के धारण करने वाले हैं, इंद्रधनुष से युक्त है, मधुर और गंभीर गर्जन वाला है, अपने अंदर जल धारण करने वाले हैं और ऊंचे तुमसे उन गुणों के कारण बराबरी करने वाले वहाँ अलकापुरी के प्रत्येक चीज हैं। ठीक, समझ में आ गया? इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे पढ़े तो सब याद ही हो जाएगा। ये श्लोक एकदम याद हो गया? यस मैम, लिखने में बहुत आसानी होगी ना? चलिए, अगर आप लोगों को संस्कृत व्याख्या करने को आ रहा है तो देखिए संस्कृत व्याख्या हिंदी पूछता है। नहीं, कभी कभी हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत व्याख्या जब थे ना तो संस्कृत में पूछा था। हाँ, संस्कृत व्याख्या लेके आई है ना। अलकापुरी रम्य स्त्रिका चित्र समन्विता स्तौर्य त्रियकाय तड़ित मृदंगा रत्नमय भूमयः गगनचुंबी शिखरा देवगृहाणि तड़ितवन्तम् इंद्रधनुर्यत्वं मधुर गंभीर गर्जनम् अंतर्जलम् उन्नतम मेघम पूर्वोक्त ललित वनिता दिभि विशेषै धर्मै समीकर्तुं पर्याप्तम। मतलब अपने शब्दों में आप संस्कृत अगर अनुवाद आ रहा है तो अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, इंटर में आया था, हम लोग अपने से ही बना के हिंदी और संस्कृत दोनों दिया था। ठीक, अब देखिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक क्या है? पढ़िए। हस्ते लीला कमली मलके बालकुंदना हस्ते लीला कमल मलके, हस्ते लीला कमल मलके बाल गुंदानुविधं नीतालोध्र प्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री चूडापासे नवघुरवकं चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्। आप लोग गाइए। हस्ते लीला कमल मलके बालकुंडानुवृद्धं नीतालोध प्रसवजसा पाण्डुतामानने
चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते च त्वदुपपद्मजं यत्र नीलं त्वदूनाम्। अभी देखिए, एक पत्ती हम गा रहे हैं तो 3 पत्ती आपको बुलाइए ना। हस्ते लीला कमल मलके बाल कुन्दानुविधम्। हस्ते लीला कमल मलके बालकुन्दानुवृद्धम्। नीतालोध्र प्रशवरजसा पाण्डुतामानने श्री। नीतालोध्र प्रशवरजसा पाण्डुतामानने श्री। चूडापासे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीषम्। चूडापासे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीषम्। सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्। सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्। देखिए, यहाँ दिया गया है यत्र। यत्र कहाँ? यत्र मतलब जहाँ। जहाँ से कहाँ बोध हो रहा है? अलकापुरी। यत्र मतलब अलकापुरी। ठीक, यत्र से अलकापुरी का बोध हो रहा है। कह रहे यत्र जहाँ की स्त्रियाँ, जहाँ की स्त्रियाँ, वधूना मतलब स्त्रियाँ, जहाँ की स्त्रियाँ धारण करती हैं। क्या करती हैं? धारण करती हैं। क्या धारण करती हैं? हस्ते लीला, हाथ में लीला कमल, हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। और बाल कुंदानुविद्धम, बालों में क्या धारण करती हैं? बालों में कुंद पुष्प धारण करती हैं। बालों में कुंद का पुष्प धारण करती हैं, कुंद का पुष्प लगाती हैं। इससे क्या मालूम हो रहा है, हमको क्या बोध हो रहा है कि वहाँ अलकापुरी में प्रत्येक मौसम में, हर मौसम में बरहो मास वहाँ पे क्या मतलब वैभव है, एक समान वातावरण है, एक समान मौसम है। क्योंकि जो ये 6 पुष्प बताए गए हैं, यह अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में खिलने वाले पुष्प हैं। लेकिन यह बताया गया है कि वहाँ की स्त्रियाँ बालों में कुंद पुष्प धारण करती हैं, हाथ में लीला कमल धारण करती हैं, मांग में सीमंत धारण करती हैं ना। तो मतलब इससे शिरीष का पुष्प कहाँ धारण करती हैं? कान में शिरीष का पुष्प धारण करती हैं ना। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि जो भिन्न भिन्न मौसम में, भिन्न भिन्न ऋतु में, हमारे भारत में कितनी ऋतुएं हैं? कितनी ऋतुएं हैं? 4 है, लेकिन हमको स्पष्ट ऋतुएं 6 होती हैं। यस मैम 6 है ना, पता है। यस ऋतुएं 6 होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 ऋतु हैं और 6 ऋतु में अलग अलग पुष्प फूलते हैं, अलग अलग पुष्प खिलते हैं। लेकिन
वहाँ अलकापुरी में सारे पुष्प एक ही साथ खिलते हैं और बारहों मास खिले रहते हैं। तभी तो सारी स्त्रियाँ हमेशा 6 पुष्पों को धारण करती हैं। वहाँ की स्त्रियाँ जो हमारे अलंकार होते हैं, हार हुआ, कान का बाली हुआ या झाली हुआ, नाक का हुआ, मांग में मांग टीका स्त्रियाँ धारण करती हैं कि नहीं? लेकिन वहाँ की स्त्रियाँ पुष्पों से बना हुआ ही अलंकार धारण करती हैं ना, पुष्पों से बना हुआ अलंकार धारण करती हैं। अर्थात वहाँ का वैभव इतना, वहाँ अलकापुरी में इतना वैभवता है, इतना मतलब वहाँ अलकापुरी इतना संपन्न प्रदेश है, इतना संपन्न नगरी है कि वहाँ प्रत्येक मौसम में खिलने वाला पुष्प हर मौसम में खिलता है। 6 पुष्प, 6 ऋतुओं के पुष्प प्रत्येक मौसम में खिले रहते हैं। क्योंकि जो जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में कोई दूसरा पुष्प खिलता होगा। अगर शिशिर का मौसम है तो शिशिर ऋतु में कोई दूसरा पुष्प खिलता होगा ना। ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में कोई दूसरा पुष्प खिलता होगा। समर है तो समर ऋतु में कोई दूसरा पुष्प खिलता होगा ना। तो वही कवि कालिदास जी कहते हैं कि अलकापुरी में प्रत्येक ऋतु में 6 पुष्प खिले रहते हैं। यानी वहाँ पे प्रत्येक मौसम आकर के हर महीने में विद्यमान रहता है। वहाँ का वैभव अलकापुरी इतने वैभवशाली है कि वहाँ पे मतलब कृत्रिम रूप से प्रत्येक मौसम को वहाँ पे बना दिया जाता है ताकि हर मौसम में हर पुष्प खिले। ठीक, वहीं पे देखो कह रहा है ना, हस्ते लीला मतलब खेलने वाला, क्रीड़ा कमल, लीला मतलब क्रीड़ा कमल। वहाँ की स्त्रियाँ हमेशा अपने हाथों में कमल लेकर के अपने जो उनके जोड़े होते हैं, जो उनके प्रेमी होते हैं, उसके साथ क्या करती हैं? कमल के साथ खेलती हैं। ठीक, वही कह रहे हैं कि हाथ में हमेशा लीला कमल लिए रहती हैं। और अलग मतलब बाल, अलग में बाल कुंदानु विद्धम, जो कुंद का पुष्प होता है उसको धारण करती हैं। ठीक, बालों में कुंद का पुष्प धारण करती हैं। और नीता लोध्र प्रसव रजसा, और मुख में क्या लगाती हैं? मुख में लोध्र एक पीला फूल होता है जिसको लगाने से कि हमारा चेहरा क्या होता है? ग्लो आता है, हमारे चेहरे पे चमक आता है, ताजगी आता है और वह सुगंध से युक्त होता है। कोई भी पुष्प होगा उसमें सुगंध तो रहता ही है। तो इसीलिए देखिए, पहले आज के युग में तो सेंट आ गया है। सेंट आगे कहते हैं कि यह गुलाब है, गुलाब के सुगंध का है। पता नहीं प्रत्येक सुगंध का अलग अलग परफ्यूम आ रहा है ना, तो एलर्जी रहता है। हाँ, मुझे भी एलर्जी है। लेकिन पहले प्राचीन काल में क्या होता था, स्त्रियाँ आज भी अपने पश्चिम प्रदेश में तमिलनाडु इस सब में देखिए तो वहाँ पे स्त्रियाँ गजला लगाती हैं, हमेशा गजला लगाती हैं। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ये सब हमेशा वहाँ की स्त्रियाँ क्या करती हैं? बालों में गजला प्रत्येक महीने में लगाती हैं। मतलब हमेशा हर रोज वो लोग गजला लगाती हैं अपने बालों में। यहाँ तो शादी विवाह में गजला मिल जाए वहीं बहुत है ना। लेकिन वहाँ की स्त्रियाँ, अभी आप प्रयागराज में चले जाइए, वाराणसी, काशी विश्वनाथ चले जाइए, जो बाहर की आती हैं, पश्चिम प्रदेश की आती हैं महिलाएं, देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ की वो लोग बिना गजला का रहती ही नहीं है, वह गजला अवश्य ही लगाती हैं। तो मतलब प्राचीन काल में क्या होता था कि स्त्रियाँ अभी अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिए, शकुंतला को प्रत्येक फूल के द्वारा ही सजाई गई है ना शकुंतला। वैसे ही प्राचीन काल में क्या होता था कि पौधों से फूल तोड़ा जाता था, पुष्पों को चयन किया जाता था और उसी पुष्प के द्वारा कान का बनाया जाता था, कान में धारण करती थी स्त्रियाँ, नाक में धारण करती, मांग में टीका बनाया जाता था, जूड़ा बनाया जाता, गले में वही पहनती थी, हाथ में वही पहनती थी। आजकल तो आर्टिफिशियल आ गया है। देखिए मेहंदी वहदी में लगाती है कि नहीं सब वही,
पहन रही है ना, तो वही प्राचीन काल में ओरिजिनल होता था। तब मतलब तब वह सुगंधित रहती थी, वह सुगंध रहता था ना। वही कह रहे हैं कि नीता लोद्र प्रसव रजसा, कह रहे हैं कि मुख में आनंद में लोद्र नामक पुष्प का लेप लगाती थी स्त्रियां। पांडुताम आनने श्री, आनंद मतलब मुख, पांडुता मतलब पीला, मुख को श्री मतलब सुंदरता लाने के लिए, मुख को सुंदर बनाने के लिए और पीलापन लाने के लिए, मतलब ग्लो लाने के लिए लोद्र नामक पुष्प का लेप लगाया जाता था। चूड़ा पासे, चूड़ा मतलब जूड़ा, ठीक, चूड़ा पासे नवपूर्वकम, नवपूर्वक एक फूल होता है, एक पौधा होता है, उसका पुष्प कहाँ लगाती थी स्त्रियाँ? अपने जूड़े में लगाती थी। नवपूर्वक का पुष्प अपने जूड़े में लगाती थी। चारों करड़े शिरीषम, और कान में, करड़े मतलब कान में शिरीष का पुष्प धारण करती थी, कान में शिरीष का पुष्प धारण करती थी। सीमंते च त्वदुपगजम, सीमंते मतलब अर्थात मांग में क्या लगाती थी? मांग में कदम्ब का पुष्प लगाती थी। मांग में क्या लगाती थी? कदम्ब का। नीपम मतलब कदम, नीपम मतलब कदम्ब का पुष्प मांग में धारण करती थी वहाँ की स्त्रियाँ। इससे वहाँ की, कह रहे हैं कि वहाँ की स्त्रियाँ, यत्र मतलब वहाँ अलकापुरी की स्त्रियाँ मांग में कदम्ब का पुष्प धारण करती थी, कान में शिरीष का पुष्प धारण करती थी, जूड़े में नवपूर्वक धारण करती थी, आनंद में मुख में लोद्र का पुष्प लगाती थी, लोद्र का पुष्प का लेप बना करके लगाती थी, और बाल में कुंद का पुष्प धारण करती थी, हाथ में लीला कमल धारण करती थी। इससे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यह जो पुष्प है, ये देखिए यहाँ पे है, ये दिया है ना कि किस मौसम में कौन सा पुष्प खिलता है। यहाँ मैंने लिखा है लास्ट में, देखिए यहाँ है ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में शिरीष पुष्प खिलता है, वर्षा में कदम्ब खिलता है, शरद में कमल खिलता है, शिशिर में लोद्र खिलता है, हेमंत में कुंद खिलता है, और बसंत में पूर्वक खिलता है। अगर वहाँ की महिलाएं, कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे जो प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले पुष्प है वह बारहों मास खिले रहते हैं ना। अगर ऐसा देखा जाए तो एक मौसम में एक ही पुष्प धारण करेंगी, जो हमारे मौसम के हिसाब से है, तो वहाँ की स्त्रियाँ को तो प्रत्येक एक महीने में एक ही, 2 महीने का ही एक मौसम होता है, 2 महीने में एक ही पुष्प मिलेगा ना। लेकिन वहाँ की बारहों मास स्त्रियाँ यह 6 पुष्प जो है, यह 6 पुष्पों को अपने शरीर पे धारण करती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ अलकापुरी में जो यह 6 ऋतु हैं, 6 ऋतुओं में 6 पुष्प खिले रहते हैं ना। तो इससे वहाँ अलकापुरी के वैभवता का प्रतीक है। यह क्या है? वो वहाँ की संपन्नता का प्रतीक है कि इतनी संपन्न समृद्धशाली अलकापुरी है कि वहाँ बारहों मास में यह 6 पुष्प खिले रहते हैं। ठीक, इसी से नहीं, इतना ही नहीं, वहाँ पे यह है कि वहाँ की स्त्रियाँ सर्वदा एक ही उम्र की रहती हैं। क्या रहती हैं? उनमें न तो बुढ़ापा आता है और न तो कभी द्वेष होता है। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे कि वहाँ की स्त्रियों में कभी भी कलह नहीं होता है। अगर कलह होता है, बिछुड़न होता है, तो सिर्फ बिछुड़न के नाते उनमें कलह होता है, या तो उनमें उनकी आंखों में आंसू आता है। यह सब सिर्फ अपने प्रेमी से, अपने प्रिय से बिछुड़न के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ दो श्लोक? इसका हिंदी देख लीजिए।
जहाँ अलकापुरी में स्त्रियों के हाथ में क्रीड़ा के कमल बालों में नए कुंद पुष्प का गुम्फन, मुख में लोध्र के पुष्प की धूलि से धवलता को प्राप्त शोभा, जूड़े में नवीन पूर्वक का पुष्प, कानों में सुंदर शिरीष पुष्प और मांग में तुम्हारे आने से उत्पन्न होने वाला कदम्ब पुष्प रहता है। यहाँ तुम्हारे आने से, तुम्हारे से त्वाम से किसका प्रतीक हुआ? मेघ का। यानी मेघ जब तुम वहाँ पहुँचे हुए तब कदम्ब खिलेगा और सारी, यानी कि वर्षा ऋतु में कौन पुष्प खिलता है? कदम्ब। और कदम्ब का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है? पीला। लोध्र का रंग पीला होता है। कदम्ब का पीला होता है क्योंकि हमारे तरफ है कदम्ब का वृक्ष। यस मैम। देखिए यहाँ पे कदम्ब पीला है। अच्छा, तो यहाँ लोध्र और कदम्ब दोनों पीला है। यस मैम। देखिए वहाँ नीचे है पीला पीला। यस मैम। हमारे घर हम जहाँ गोपालपुर पढ़ने आते थे ना, रास्ते में एक पेड़ था कदम्ब का, वहाँ पीला पीला फलता था, गिरता था और स्कूल में भी था वहाँ। अच्छा। पीला पीला ऐसे फलता था, गिरता था, सब लोग उसको खाते थे। यस मैम। वो उसमें फलता भी है, कदम के वृक्ष में फलता भी इतना बड़ा। अच्छा, जो ऊपर ऊपर दाने दाने से हल्का हल्का रहता है ना, वही ना? हाँ, उसका तो पुष्प वही कदम्ब है। यस मैम, वही है। हमारे स्कूल में था, इंटर कॉलेज में जहाँ पढ़ते थे। वो तो फूल होता है जो खाया जाता है, उसका फल अलग होता है ना? यस मैम। मैम वहाँ जहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ कॉलेज में भी था एक, और एक रास्ते में भी पढ़ता था। हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तब ये चीज़ हम लोग खाते थे। मैम हम लोग भी प्राइमरी में वहाँ पढ़े, इंटर तक पढ़े हैं वहाँ ना, 1 से लेकर इंटर तक पढ़े हैं, तो वहीं पे रहता था। ऐसे आप लोग अभी को जब नाम सुने तो याद आया वहाँ पे था। तो 2 श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया? यस। आप लोग इसका हिंदी आएगा तो लिख लेंगे? यस मैम। चलिए ठीक है। अब मैम जब बुक मिल जाएगा तो बता देना। बता देंगे, ऐसे ही पढ़ा के डाल देंगे यूट्यूब पे, 1 2 श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। क्या बताना है उसमें? श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक। यस मैम। जैसे बुक कब लेंगी, वो मतलब बुक ले लेंगी यहाँ पे कब लेके आएंगी? नहीं, आज जाएंगे बेटा, तो आज खुला है ना, आज कॉलेज खुला है, तो टीवी कॉलेज खुला होगा। तो आज दुकानदार खोलेगा तो आज हम जाके ले लेंगे, ठीक है ना? आज मैं मैम से भी बात कर लें, अगर मंडे को जमा करवाती हैं मंडे को भी आकर ले लें। तो मैम आप ऐसे पढ़ के उसका अर्थ ऐसे डाल देंगे? हाँ, डाल देंगे। आप लोग उससे पढ़ लीजिए, ठीक है? जैसे उसका उच्चारण जो मंदाक्रांता का लक्षण है, संपूर्ण मेघदूत, अगर मेघदूत में पूछे कि मेघदूत में, संपूर्ण मेघदूत में कौन छंद है, तो सिर्फ मंदाक्रांता छंद है, ठीक है? और मंदाक्रांता का लक्षण आप लोगों को आ गया? यस मैम। बोलिए। मैम पढ़ेंगे तब आ जाएगा, मतलब ऐसे भूल जाते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन वो 1 2 बार 4 बार पढ़ेंगे आप लोग को आ जाएगा, ठीक है? मुझे दिक्कत है, देखिए मैम दवा लेने से आराम नहीं हुआ क्या? आराम हुआ है, बहुत आराम हुआ। ये तो मैं इतना बैठ ले रही हूँ जी, नहीं तो 1 सेकंड में नहीं बैठ पाती थी। सोच मैं 6 दिन बाद में स्नान की थी। जिस दिन मैं लास्ट दिन यहाँ आई थी पढ़ाने, जिस दिन से मैं नहीं आ रही थी उसी दिन का स्नान की थी, 6 दिन बाद स्नान की थी। मतलब 1 सेकंड में उठूँ, ऐसे बैठूँ, ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके फटने लगी। अब भी फट रहा है, लेकिन नाम मात्र फट रहा है, इतना है कि सहन लायक है। मुझे 1 सेकंड नहीं, मुझे ऐसे मैं सोई रहती तो मेरे बच्चे या हमारे हस्बैंड जी खिलाते थे, ऐसे सोए सोए दवा पिलाते थे। अब तो बहुत ठीक है। कोई भी चीज़ होता है बेल्ट लगाने से ज़्यादा आराम। हाँ, कमर वगैरह में भी चोट रहता है इससे मैं लगाई हूँ ना, मुझे बहुत रिलैक्स। अभी जो मैं निकाली थी ये सब फटने लगा, अब लगाई हूँ ना, अब सही रहेगा थोड़ा। जो यहाँ का रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई है, इससे उसको टाइट रहता है, तो वो चीज़ दबा रहता है, उससे रिलैक्स रहता है। तो अभी मैम से हम बात कर रहे थे, मैम आकर के आप लोगों को बता देंगी, ठीक है? अभी ये 2 श्लोक पढ़ाए हैं ना, तो डाल देंगे यूट्यूब पे, आप लोग
देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से देख लीजिएगा, ठीक है।